हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आपने मुझे बोला था कि सी टेट मैथ्स की एक ऐसी वीडियो जिसमें सारे कंसेप्ट फार्मूलाज विथ पी वाई क्यूज़ एक लेकर आओ, जिसमें सब कुछ कवर अप हो जाएगा हर कंसेप्ट के बाद कि इस कंसेप्ट से कैसे सवाल बनते हैं। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, सो एंड तक ज़रूर देखना। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पेपर में 30 मार्क्स की मैथ्स आती है, जिसमें से 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके न्यूमेरिकल होते हैं, 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैथ्स पेडागोजी के होते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि आपके 20 न्यूमेरिकल्स में से एटलीस्ट आपके 18 मार्क्स कवर अप हो सकें। देखो, मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है और इवन मैंने खुद ने सी टेट दिसंबर 2024 में पेपर दिया था। सो उस बेसिस पे मैंने देखा है कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस अप्रॉक्स बनते हैं। जैसे डिविजिबिलिटी रूल का हमेशा एक सवाल आता ही आता है, सिंप्लीफिकेशन का भी एक क्वेश्चन आता है, नॉर्मल आपको प्लस माइनस डिवाइड उसमें बॉड मास रूल लगाना होता है। परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब का एक सवाल वो दे देते हैं, मोस्टली दे देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं देते हैं। ठीक है, पर एक क्वेश्चन इसका देखने का मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में से किसी भी कंसेप्ट का एक सवाल देखने को मिलता है, और मोस्टली ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का देखने को मिल सकता है। अलजेब्रा जो है ये 2 से लेके 3 क्वेश्चन इसके मतलब आते हैं एग्ज़ाम में। ज्योमेट्री जो है इसके 3 से लेके 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें क्या कवर होता है, लाइन्स एंड एंगल्स। एक तो लाइन और एंगल का आ जाता है, जैसे अपन कोई भी ऐसे लाइन दे रखी हो, कोई एक एंगल निकालने के लिए आ जाएगा, या ट्राइंगल रिलेटेड। ठीक है, एक पॉलीगन्स से इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो कंसेप्ट है इसके थ्रू एक क्वेश्चन आता है, और एक वर्टिसेस फेसेस या एजेस से लेकर क्वेश्चन आ सकता है। इसके 50-50 चांसेस है, कभी किसी साल में पूछ लिया, कभी किसी में नहीं पूछा। जैसे यूलर्स फार्मूला जो है v प्लस एफ माइनस ई ऐसा करके कोई फार्मूला है। ठीक है, सॉरी एफ प्लस वी है ना, तो कुल मिला के वो भी अपन पढ़ेंगे। उसके बाद ये 3 से लेके 4 क्वेश्चंस हो गए। प्रोबेबिलिटी से एक सवाल आ जाता है, मीन मीडियन मोड से एक सवाल आ जाता है। फिर ये सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट प्राइस, चारों का मिला जुला के एक कंसेप्ट है। मतलब चारों का मिला जुला के कोई ना कोई एक सवाल आ जाता है। रादर वो प्रॉफिट का पूछ सकते हैं, या फिर लॉस कितना हुआ वो पूछ सकते हैं, तो इसी से रिलेटेड एक सवाल आता है। और मोस्टली ऐसा देखा गया है डिस्काउंट को लेकर ज़्यादा पूछ लेते हैं, तो उसमें कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस सब इंक्लूड हो जाता है, और डिस्काउंट से कितना प्रॉफिट हुआ वो क्वेश्चंस आते हैं। मेंजुरेशन में ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम और ट्राइंगल, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है इन शेप्स की, उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल दे देते हैं, तो आपको सोच समझ के उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने इसमें जो देखा उसमें देखो सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंजुरेशन से आते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्क्स के अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंजुरेशन आते हैं। कुल मिला के ऐसा समझो कि अगर आपके न्यूमेरिकल मैथ्स में 20 आ रहे हैं, तो 8 या 9 न्यूमेरिकल मेंजुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा के ही होंगे, 8 या 9। बाकी के बचे 10-11 तो वो अलग अलग मैंने आपको बता ही दिया है। इधर नंबर सिस्टम में से 1 या 2 सवाल आ जाते हैं। ठीक है, रेशो में से कंफर्म नहीं है, 50% चांस है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। स्टैटिस्टिक्स में भी एक सवाल आ भी सकता है, नहीं आ सकता है, जैसे ग्राफ से रिलेटेड आ गया, पाई चार्ट से रिलेटेड आ गया वैसे। और मैथ्स के कुछ कंसेप्ट के सवाल आते हैं, मतलब टीचिंग रिलेटेड। जैसे कि अगर आप क्लास में ऐसे पढ़ा रहे हो, फिर किसी बच्चे ने ये जवाब दिया, तो मतलब कुल मिलाकर वो आधी बार आपको लगेगा वो पेडागोजी का है, आधी बार लगेगा कि इधर न्यूमेरिकल में ही दिया है। तो उसमें मैथ्स का कोई ना कोई कंसेप्ट लग रहा होगा, एंड देन आपको जो आंसर है वो फाइंड आउट करना होता है। लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो न्यूमेरिकल बेसिस नहीं होता है। ठीक है, तो ये पूरा एनालिसिस था, आपको आई होप समझ आ गया होगा कि सबसे ज़्यादा फोकस अलजेब्रा, इधर ये ज्योमेट्री और मेंजुरेशन पर करना है। ठीक है, बाकी सब आपको पता है, एक एक सवाल हर टॉपिक से आएगा। ठीक है, सो अब हम कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। ये अपन 6ठी, 7वीं, 8वीं में पढ़ते आ रहे हैं, सो आई होप आपका बेसिक जो है एकदम क्लियर होगा। अपन फटाफट से देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल।
यूनिट डिजिट शुड बी इवन, जो उसकी इधर यूनिट डिजिट है वो इवन होनी चाहिए। इवन नंबर्स क्या होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8, और ये जिसके भी एंड में आ रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? इवन नंबर्स हो जाएंगे। जैसे ये वाला इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है, इसकी भी यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है तो ये भी है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर हो जाते हैं। इधर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो ये दोनों डिविजिबल नहीं होंगे। इधर देखो लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो 0 हमारा क्या होता है? इवन होता है, तो ये 2 से डिविजिबल होंगे। 2 का तो सिंपल ही है, आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। मतलब जैसे कोई अपन को बड़ा नंबर दे रखा हो, अपन को पता करना है कि ये 3 से पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा, है ना, रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं आएगा। तो अपन इसको पूरा 3 से डिवाइड करने नहीं बैठेंगे, ऐसे में तो अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इनकी सारी डिजिट का क्या कर देंगे? सम कर देंगे। सम करने के बाद कितना आ रहा है? 15। क्या 15 3 की टेबल में आता है? आता है। अगर ये 3 की टेबल में आता है सो पूरा जो हमारा नंबर है वो भी 3 की टेबल में आएगा, है ना, समझ गए। अब जैसे 589 है, इसका सम किया तो यहाँ कितना आया? 22 आया। सो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 22 3 की टेबल में नहीं आता है, सो जो 589 है वो भी 3 की टेबल में नहीं आएगा। सेम एज इट इज़ ये इतना बड़ा दे रखा है, अब इसको अपन, इतना बड़ा नंबर है तो इसको अपन 3 से डिवाइड करने तो बैठेंगे नहीं, अपन डायरेक्ट सारी डिजिट का क्या कर देंगे? सम कर देंगे, दैट इज़ 12। तो ये पूरा नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब अपन देखते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 में क्या देखना है अपन को? लास्ट की 2 डिजिट अपन को देखनी होती है इसमें। ठीक है, जैसे बहुत बड़ा नंबर दे रखा हो, उसकी लास्ट की 2 डिजिट देखो, क्या लिख रखा है यहाँ? 24 लिख रखा है। ठीक है, पूरे नंबर में लास्ट की 2 डिजिट 24, क्या ये 4 से डिविजिबल है? हाँ भाई, 6 टाइम आता है, डिविजिबल है। तो मतलब पूरी संख्या, पूरी जो हमारा नंबर है वो भी 4 से डिविजिबल होगा। 692, तो 92 अपॉन 4 करके देखेंगे तो ये भी हमारा डिविजिबल आ रहा है। ठीक है, ये भी डिविजिबल हो रहा है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। इधर लास्ट में 08 लिख रखा है, तो 08, 0 इधर पहले है तो इसका कोई मतलब नहीं, 8/4 आ रहा है आंसर, तो मतलब ये भी 4 की टेबल में आता है। अब यहाँ देखो लास्ट में क्या दे रखा है? 93 दे रखा है। अब 93 4 की टेबल में नहीं आता, इधर पॉइंट में आंसर आ रहा है, सो ये पूरा नंबर 4 से पूरा डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, यूनिट डिजिट इधर 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं हम अपन। लास्ट में क्या आना चाहिए? 0 और 5 आना चाहिए, इतना तो अपन को पता है, 5 की टेबल में 0 और 5 ही आएगा लास्ट में। तो इन दोनों में देखो 0 और 5 आ रहा है, तो ये दोनों तो डिविजिबल होंगे, बट इसमें 6 आ रहा है और इधर भी 6 आ रहा है, सो 0 और 5 से अलग नंबर है तो ये दोनों डिविजिबल नहीं होंगे। गॉट इट? सो आई होप 2, 3, 4, 5 इनका अभी तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब अपन 6 का देखते हैं। नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, मतलब 6 से डिविजिबल है या नहीं है ये पता करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन को पहले 2 का लगाना है रूल, फिर 3 का लगाना है सेम नंबर पे। जैसे कि देखो, सबसे पहले एक नंबर लिया, इसमें पहले 2 का रूल लगाओ। 2 में क्या देखना होता है? लास्ट डिजिट इवन है या नहीं है, देख लिया कि हाँ भाई 2 से तो डिविजिबल है। अब इसमें 3 का लगाना है, 3 का लगाने के लिए सारी डिजिट का सम करना पड़ेगा। किया, क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, 3 से भी डिविजिबल है, तो अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है मतलब ये पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो 2 और 3 दोनों का रूल लगा के देखना है। सेम एज इट इज़ इन दोनों नंबर में भी आप ट्राई कर सकते हैं, तो ऊपर वाला नहीं निकलेगा और नीचे वाला निकलेगा। ठीक है, अब जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, 7 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जो इनके रूल्स होते हैं कुछ कुछ प्राइम नंबर्स के, वो बड़े अटपटे से होते हैं। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको याद रखने से अच्छा है कि डायरेक्ट जो नंबर आए उसमें आप 7 का डिवाइड करके ही देख लो। ठीक है, तो वो ज़्यादा ईजी होगा। अब अपन 8 का देखते हैं। जैसे अपन ने 4 का देखा था, 4 में क्या था? लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, वैसे ही 8 वाले में क्या करना है अपन को? लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 की टेबल में आ रही है तो फिर
मतलब लास्ट के 3 डिजिट से बनने वाला नंबर 8 की टेबल में आ रहा है तो पूरा नंबर 8 की टेबल में आएगा। जैसे कि अगर देखो 4320 तो लास्ट की 3 डिजिट 320 अपॉन 8, तो एक परफेक्ट नंबर आ रहा है यहाँ पर, तो ये पूरा 8 से डिविजिबल है। वैसे ही यहाँ पर लास्ट में लिखा है 736, तो 736 का भी 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 जा 72 और यह 2 बार 16, ठीक है। तो ये पूरा 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, सेम एज इट इज़ विथ अदर वन, ठीक है। तो लास्ट 3 डिजिट अपन को चेक करनी होती है। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, जैसे अपन ने 3 का देखा था वैसे ही इसमें भी सारे डिजिट का सम करना है, पर जो नंबर आए वो 9 की टेबल में आना चाहिए, ठीक है। कंडीशन ये है 9 की टेबल में आना चाहिए। तो 10 जो है 9 की टेबल में नहीं आता है तो ये पूरा नंबर भी 9 की टेबल में नहीं आएगा। 393, अब यहाँ 15 आ रहा है तो आप 3 वाला मतलब रूल समझ के 3 की टेबल में मत देखने लग जाना कि 3 की टेबल में 15 आता है तो इधर ये 9 की टेबल में आएगा, ऐसा नहीं चलेगा। 15 क्या 9 की टेबल में आता है? नहीं आता है, तो फिर ये पूरा नंबर 9 की टेबल में नहीं आएगा। वैसे ही लास्ट वाला नंबर देखो 7893, अब इसमें सम करने पर 27 आ रहा है तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। गॉट इट। 10 का तो बहुत ही सिंपल सा रूल है, लास्ट में जिसके 0 है वो 10 से डिविजिबल, अदरवाइज नॉट। तो ये दोनों नंबर डिविजिबल होंगे क्योंकि लास्ट में इनके क्या आ रहा है 0, और ये दोनों नहीं होंगे। 10 का तो सिंपल ही है। 11 का थोड़ा सा ट्रिकी है पर इजी भी है, इसको अगर समझ लिए तो ये वाला जो है थोड़ा आने के चांसेस ज़्यादा हैं। 11 वाला, इसमें क्या करना पड़ता है, सम ऑफ नंबर एट इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ नंबर एट ऑड प्लेसेस शुड बी 0, या तो इनको माइनस करने पर 0 आना चाहिए या फिर जो नंबर आएगा वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक नंबर लिया अपन ने, ठीक है। इस नंबर में सबसे पहले सम ऑफ नंबर एट इवन प्लेसेस वाले नंबर से कौन से हैं, 8, इधर ये 5 और इधर ये 2। 8, 5 और 2 का सम किया कितना आया, 15 आ गया। उसके बाद देखो ऑड प्लेसेस वाले कौन से हैं, 2, 6, 4 और 3। 2, 6, 4, 3, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आया, 15 आया। तो दोनों को माइनस किया, क्या आंसर आ गया, 0। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल या 11 आना चाहिए। तो 0 आ गया है, मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आगे देखो 12 वाले में क्या करना है, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3 एंड 4 बोथ। हमें 3 और 4 दोनों का रूल लगा के देखना है। जैसे 72 नंबर है, 72 में 7 + 2, पहले 3 का लगाया तो कितना आ गया, ये 9 आ गया, तो 3 से तो डिविजिबल है। फिर 72, ये तो खुद ही 2 नंबर है, 4 से डायरेक्ट डिवाइड करके देख लिया, पूरा भाग जा रहा है, 3 और 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये नंबर 12 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। और ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें ऐड करने पर ही 3 वाले रूल को ही अप्लाई नहीं होने दिया इसने, तो 12 की टेबल में भी नहीं आएगा, ठीक है। 25 का रूल क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 25। लास्ट जो 2 नंबर है वो अगर 25 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 25 से डिविजिबल होगा, ठीक है। सो ये इसका रूल था। अभी तक अपन ने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसमें भी ये जो ट्रिपल स्टार लगा रखा है ये तो कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आए कोई नंबर 24 से डिविजिबल है तो अब 24 की टेबल तो अपन को आती नहीं है, तो इसमें अपन को किसके रूल चेक करने पड़ेंगे, 3 और 8 के। ऐसा मैंने पेयर बना रखा है तो आपको वही ध्यान में रखना है, 3 और 8 का चेक करना पड़ेगा। 44 तो उसमें 4 और 11 का रूल देखना पड़ेगा। 88 में 8 और 11 का देखना पड़ेगा। 40 में 5 और 8 का, और 72 में आपको किसका देखना पड़ेगा, 8 और 9 का रूल चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके रिलेटेड अभी अपन क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। उससे पहले नीचे एक क्वेश्चन लिख रखा है, देखो मैं और स्क्रॉल नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसके नीचे आंसर भी है। ये वाला नीचे सवाल दे रखा है,
टू की पावर 10 माइनस 1, 2 की पावर 10 माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाय, ये किससे डिविजिबल होगा? तो अब देखो, ये जो 2 की पावर 10 है इसकी डायरेक्ट वैल्यू अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है। वैसे आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, आ जाएगा 10 सेकेंड में, लेकिन आपको डायरेक्ट वैल्यू ध्यान में होनी चाहिए। इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है? 1024। क्या होती है? 1024 माइनस 1 करना है, मतलब कितना हो गया? 1023। अब ये किस नंबर से डिविजिबल है? देखो, इसका सम करेंगे तो 3 + 2 5 और 5 + 1 6, मतलब ये 3 की टेबल में आ रहा है। तो बस यही अपन को इस क्वेश्चन में बताना था। ऑप्शन दे रखे थे और फिर अपन ने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। 2 की टेबल में आएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 3 दे रखा था, है ना, तो 2 की टेबल में नहीं आएगा, ये 3 की टेबल में आ रहा है। अपन ने डिविजिबिलिटी रूल से पता कर लिया, तो ऑप्शन हमारा 3 करेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो सम मोर कंसेप्ट। a की पावर n माइनस b की पावर n, ऐसे अगर आपको दे रखा हो और इधर प्लस साइन है, अगर इसमें n आपका इवन नंबर है तो वो हमेशा ऑलवेज डिविजिबल बाय किससे डिविजिबल होगा? a माइनस बी और a प्लस बी से हमेशा डिविजिबल होगा। इधर अगर n ऑड है तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा? a माइनस बी से। अगर यहाँ बीच में प्लस लगा रखा है और n क्या है? ऑड है, तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा? a प्लस बी से, ठीक है। प्लस है तो प्लस का साइन, माइनस है तो माइनस का साइन, किस में? ऑड वाले में। और जैसे ही इवन आ जाए और बीच में माइनस का साइन हो तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी और a प्लस बी। इसका आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, अपन को पता है आइडेंटिटी a² माइनस b², तो क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी। अगर आपने थोड़ा बहुत अलजेब्रा, आपको फार्मूलाज पता हो, ऑड नंबर लिखा है तो a³ माइनस b³ एक आइडेंटिटी होती है, आप आगे पढ़ोगे इसी वीडियो में। a माइनस बी और ऐसा करके आगे एक और ब्रैकेट में कुछ होता है, तो यहाँ पर a माइनस बी भी इसका फैक्टर आ रहा है, इधर सेम विथ दिस, ठीक है। अब ये कंसेप्ट क्यों बताया? इधर देखो, आपको सवाल ये दे रखा है इज़ नॉट डिविजिबल बाय, और ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अभी अपन ने पढ़ा 1024 क्या होता है? 2 की पावर 10। अब इसमें आप 23 की पावर 10 को सॉल्व करने बैठोगे तो 10-15 मिनट यूं ही टाइम वेस्ट हो जाना है अपना, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पर आ रहा है 23 की पावर 10 और इधर आ रहा है 2 की पावर 10, ठीक है। तो पावर कैसी आ रही है? इवन नंबर आ रही है, और इवन नंबर का अभी अपन ने क्या पढ़ा? a माइनस बी और a प्लस बी से हमेशा डिविजिबल होगा। यहाँ a और b अपने क्या है? 23 और 2, तो 23 माइनस 2 और 23 प्लस 2 से हमेशा डिविजिबल होगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है। तो कितना आ गया? ये 21 और ये कितना आ गया? 25। अब 21 किस किस की टेबल में आता है? 7 और 3, और 25 किसकी टेबल में आता है? 5। तो इनसे तो ये नंबर हमेशा डिविजिबल होगा ही होगा। तो ऑप्शन में 5, 7, 3 दे रखे हैं, अपन से क्या पूछा है? नॉट डिविजिबल बाय, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 4th ऑप्शन, मतलब बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सिंपल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, ये 2019 में आया हुआ सवाल है जिसको अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। इफ़ अ 8 डिजिट नंबर दिस इज़ डिविजिबल बाय 88, मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो देखो इसका सवाल भी आ गया। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस 3x + y। अब अपन को जब x और y की वैल्यू पता लगेगी तभी तो अपन इसमें रख पाएंगे और कैलकुलेट कर पाएंगे। तो x और y की वैल्यू कैसे पता लगेगी भाई? यहाँ पे 1 मिनट, तो हमें x और y की वैल्यू पता करनी है यहाँ पे। अब 88 का मैंने क्या बताया था? क्या होता है? एक तो 8 वाला रूल और एक 11 वाला रूल, ठीक है। तो सबसे पहले 8 वाला रूल लगा के अपन देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 6, 7 और y, यहाँ पर अपन इसमें 8 का डिवाइड करेंगे, तो 8 8 जा 64, यहाँ पर क्या बचा? 3 बचा। अब इधर 3 बचा है तो y की जगह ऐसा क्या लिखें हैं कि ये पूरा 8 से डिवाइड हो जाए। तो y अगर 2 होगा तो 32 जो है 8 की टेबल में आता है, तो y की वैल्यू इससे हमने क्या पता कर ली? 2 होगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि नंबर इज़ डिविजिबल बाय 88, आपको पता नहीं करना है, ऑलरेडी गिवन है कि ये डिविजिबल है।
तो इसलिए हमने y क्या कर लिया, 2 हो गया हमारा y, क्योंकि यहाँ 32 बनेगा। अब अपन को 11 वाला डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इवन प्लेसेस को पहले तो ऐड करना है। इवन प्लेसेस में क्या है, इधर तो 0 0 आ गया, इधर क्या आया 6 + 2, एक तो आ गया 8। ठीक है, 6 + 2, y की जगह अपन ने क्या लिखा था 2। ठीक है, वेट अ मिनट, ये बार बार दिक्कत हो रही है यहाँ पे। 11 वाले में क्या करेंगे अपन, इवन नंबर का अपन ने देखा, इवन नंबर को ऐड करेंगे। y की जगह अपन ने क्या माना था 2 माना था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 + 2 कितना हो गया 8 हो गया। अब ऑड प्लेसेस का चेक करेंगे। ऑड वाले में अपन क्या लिखेंगे भाई, 3 + x + 8 + 7, तो 8 + 7 15, 15 + 3 18, और 18 में भी कुछ x ऐड होगा। ठीक है, तो एक तो इधर 8 आ रहा है और एक इधर 18 + x आ रहा है, तो इनको माइनस करने पर -8 करने पर कुछ या तो 0 या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। अब इसमें देखो, सॉरी यहाँ 18 नहीं 8 है। ठीक है, तो 18 में से 8 गए तो कितना बचा, 10 बचा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर +x, अब 0 तो ये बनने से रहा, मतलब इसको अपन 11 बना सकते हैं। तो x की जगह अपन क्या लिखेंगे, 1 लिख दें, तो ये पूरा क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा। तो x हमारा 1 हो गया, y हमारा 2 हो गया, x 1 और y 2। तो यहाँ 3 + 2 कितना बन गया, ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अभी तक मैंने जो भी कंसेप्ट बताया है, डिविजिबिलिटी रूल वाला हमारा टॉपिक फिनिश हुआ। उसके बाद देखो, अब देखो अपन को सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल दे रखा है। ये मेरे क्वेश्चन पेपर में आया था, इसलिए वही मैं लेकर आई हूँ। यहाँ आपको लग रहा होगा ऑप्शंस क्यों नहीं लिख रखे हैं, भाई ऑप्शंस मैंने एडिट करके हटा दिए क्योंकि मैंने सही ऑप्शन टिक कर रखा था, है ना, तो इस वजह से। अब अपन देखो इसको सॉल्व करते हैं। नॉर्मल सबसे पहले बॉडमास रूल में क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो 2704 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बनेगा 1 टाइम, 3 टाइम, इधर 5 टाइम और इधर 2 टाइम, क्या बन गया 1352। ठीक है, और इधर फिर ये 1352 बनने के बाद ये वापस इससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 31096 अपॉन 1352। अब इसका इसमें डिवाइड करना है। अब ये तो बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स आ गई, अब इसका अपन क्या करें, देखो लास्ट की 2 टर्म्स और इधर लास्ट की, इधर तो एक 0 आ रही है, 8 से काट के देखें, 8 से ये नंबर कट रहा है, 96 वाला कट रहा है, इधर ये 32 वापस 32, ये 352 वाला भी 8 से कट रहा है, तो दोनों संख्या 8 से तो कट होगी होगी, ये मुझे पता लग गया। डिविजिबिलिटी रूल काम तो आते ही हैं भाई। 8 × 8, यहाँ पर क्या बचा 5 बचा, तो 8 6 48, 48 इधर से गया तो 7 72, 8 9 72, तो यहाँ 169 आ गए। ऊपर क्या बनेगा 8 3 24, इधर आ गया 6 नहीं सॉरी 7 आएगा, 7 8 8 8 64, फिर यहाँ बचेगा 6, फिर वापस 8 8 64, फिर बचेगा 5, फिर 8 7 56, तो 3887 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब 169 देख के तो मुझे लग रहा है ये 13 का स्क्वायर होता है, तो ऊपर वाला नंबर भी 13 से कट होना चाहिए। कट करके देखते हैं, ये 13 से गया, ये वाला 13 2 26, तो इधर 2 बचेगा और इधर 1 बचेगा, तो 128, तो 9 टाइम चला जाएगा, 117 होता है, 117 कट होगा तो 117 बचा, तो इधर वापस क्या आ गया 299 आ गया। ठीक है, अब ये 299 इसको वापस 13 से कट करते हैं, 13 2 26, यहाँ बचा 3, 13 3 39, तो आंसर इनको पूरा सॉल्व करने पर कितना आ गया 23 आ गया। ठीक है, और इधर इन सभी को क्या करना है ऐड करना है, और फिर इसमें से ये माइनस करना है, तो इन सभी को ऐड कर देते हैं भाई 6738। अब इतने बड़े बड़े सवाल आते हैं
पर अब इनको थोड़ा सावधानी से सॉल्व करना होता है। ये जब मैंने सीटेट में सॉल्व किया था क्वेश्चन, तब ये मेरे से हो नहीं पाया था क्योंकि मेरे पास उस वक्त उतना टाइम ही नहीं बचा था कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ। तो मैंने डायरेक्ट तुक्का मार के आ गई थी मैं, फिर मेरा गलत हो गया। 8 यहाँ पर कितना बना, 12, एक यहाँ पर, 7 3 10, इधर 16, इधर 1, 6 6 12, 1 13 और एक यहाँ पर, तो 1.3628 1.3628 बन रहा है, राइट। अब 1.3628 में से अपन को माइनस क्या करना है, 0.79 माइनस करना है। तो इधर 28 बच जाएगा, इधर 16 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 7, 12 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 5, तो 0.5728। अब ये किस में ऐड करना है अपन को, 23 में ऐड करना है ये नंबर, क्योंकि देखो बीच में क्या साइन लग रखा है, प्लस का। 23 में ये ऐड होगा तो इधर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गॉट इट। इसमें थोड़ा टाइम टिकिंग लगा, बट ऐसे ही वहाँ पर थोड़ा फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा। एक और सवाल देखो, अभी अपन ने सिंप्लीफिकेशन का देखा, अब ये वाला जो सवाल है वो किसका है, परफेक्ट स्क्वायर का है। अब परफेक्ट स्क्वायर में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, देखो, इफ़ x इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज़। अब इसके आसपास वैल्यू देखो कि ये किसके स्क्वायर के पास है। अगर अपन देखो 40 का स्क्वायर करते हैं, 40 का स्क्वायर क्या होगा, 1600 आएगा, तो ये 1600 से थोड़ा दूर है। अपन 50 का स्क्वायर करके देखते हैं तो कितना आएगा, 2500 आएगा। अब ये कहीं उसके आसपास लग रहा है, मतलब अगर अपन 51 का स्क्वायर करें तो इसके आसपास ही बैठेगा। 51 का स्क्वायर करके देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 5 × 2 10, इधर 1, 5 का स्क्वायर 25, 2601, 2601 जो है 51 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ हमें क्या दे रखा है, 2605, मतलब कितना ज़्यादा नंबर दे रखा है, ये 4 ज़्यादा दे रखा है। और हमसे पूछा भी क्या है, x इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड। अगर इसमें से अपन 4 को माइनस कर दें तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, जो किसका स्क्वायर होगा, 51 का। तो x जो नंबर है वो हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। क्या आ गया, 4। उस x को यहाँ पर रखो, 4 4 4 जा 16, 16 + 7 क्या हो जाएगा, 23। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू अपन को निकालनी थी, और x अपन ने कैसे फाइंड किया, जो अभी आपने देख ही लिया। तो ऐसे इजी से सवाल आते हैं, आपको उसके आसपास देखना पड़ेगा कि कौन सा स्क्वायर आसपास बैठ रहा है, फिर उसमें से प्लस माइनस जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको एक अलग वैल्यू दे रखी होगी, उसमें उस x की वैल्यू पुट करके आंसर आएगा आपका, ठीक है। अब अपन आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे। इसमें देखो, स्टार्टिंग में अभी अपन ने परफेक्ट स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन और डिविजिबिलिटी रूल, 3 टॉपिक अभी तक अपन ने फिनिश कर दिए। नंबर सिस्टम थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसके बाद सब छोटे छोटे टॉपिक आते जाएंगे, ठीक है। इसमें देखो, शुरुआत हमारी कहाँ से होती है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर सभी को पता है क्या होते हैं, 1 से शुरू होते हैं और कहाँ तक चलते हैं, इन्फिनिटी तक चलते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। इसमें अगर अपन 0 ऐड कर दें तो क्या बन जाते हैं, वो होल नंबर बन जाते हैं। गॉट इट। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है 1 से इन्फिनिटी की, ये तो नेचुरल नंबर कहलाती है, पॉजिटिव इंटीजर कहलाती है। जो 0 है वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, वो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। फिर अगर इसमें अपन नेगेटिव नंबर मिला दें, किसमें, होल नंबर में, होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दें तो क्या बन जाता है, इंटीजर्स बन जाता है। क्या बन जाता है, इंटीजर्स, जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये -1 से -इन्फिनिटी तक होते हैं ये नंबर। गॉट इट। अब देखो, जो भी हमारे इंटीजर्स है वो एक परफेक्ट वैल्यू है, आइदर 1 2 -1 -2, ठीक है। इसमें अभी तक वो नंबर्स इंक्लूड नहीं हुए, जैसे 2/3, 4/5, ये नंबर तो अभी तक इंक्लूड ही नहीं हुए। तो ये नंबर्स कैसे होंगे, डेसिमल वाले नंबर्स होंगे। कैसे होंगे, डेसिमल्स वाले नंबर,
डेसिमल में भी 3 तरीके के डेसिमल होते हैं। एक तो 0.5, केवल इतना लिख रखा है 0.5, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद क्या हो गया, ये स्टॉप हो गया। अब आगे कुछ मानो नहीं मानो 000 अपन मान सकते हैं, पर अभी एक बात सुनो, एक 5 वैल्यू तक ये स्टॉप हो गया। एक तो ये वाले डेसिमल, एक जो कंटिन्यू चलते जा रहे हैं बट एक डेफिनेट पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं, जैसे 3333 अब आए जा रहा है और रुक भी नहीं रहा है पर रिपीट हो रहा है। एक ये डेसिमल होते हैं। एक और डेसिमल क्या होते हैं, जो नहीं रुक रहे हैं नहीं रिपीट हो रहे हैं, एक वो डेसिमल होते हैं। 3 तरीके के डेसिमल होते हैं। तो डेसिमल प्लस इंटीजर दोनों को मिलाकर क्या बनता है, रियल नंबर्स बनते हैं, जो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होते हैं। गॉट इट। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह चीज़ें हैं तो वो आपके वैसे भी सिलेबस में नहीं है। आई होप समझ आया होगा। अब अपन फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं डेसिमल का। जो अभी अपन ने तीनों एग्जाम्पल लिए थे वो यहाँ पर मैंने लिख दिए। अब इसको देखो, ये जो है इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब अपन मान सकते हैं 000 आगे चलता जा रहा है, ऐसा अपन मान सकते हैं। सो देखो ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आकर स्टॉप हो जाना, दैट इज़ टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग और रिकरिंग, इसमें अपन ने जस्ट मान लिया है कि 000 चलता जा रहा है, दैट्स वाई अपन ने इसको क्या बोला है, रिपीटिंग और रिकरिंग की वैल्यू चलती जा रही है। इसको देखो अपन फ्रैक्शन के अंदर लिख पा रहे हैं, इसको अपन पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 10 लिखेंगे तो 1/2 बन जाएगा। गॉट इट। तो इसको अपन फ्रैक्शन में भी लिख पा रहे हैं। एक दूसरी वैल्यू है जिसको भी अपन फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अभी इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया वो भी बताऊंगी। ये क्या है, इसमें वैल्यू रुक नहीं रही है, नॉन टर्मिनेटिंग। रुक तो नहीं रही है पर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, रिपीटिंग और रिकरिंग। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में क्या हो रहा है, अपन जो वैल्यू है उसको P/Q की फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पा रहे हैं। नंबर विच कैन चेंज इन अ फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन हो गई, रैशनल नंबर की। जिसको अपन फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। अब लास्ट वाली टर्म देखो, इसको नहीं अपन फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, नहीं ये संख्या रिपीट हो रही है नहीं रुक रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं रुक रही है, नॉन रिपीटिंग रिपीट नहीं हो रही है, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग का मतलब सेम होता है, तो नहीं रिपीट हो रही है नहीं रिकरिंग हो रही है। तो इसको अपन विच कैन नॉट बी चेंज इन अ फॉर्म P/Q, तो वो वाले नंबर्स क्या कहलाते हैं, हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ये वाले तो रैशनल और ये वाले नंबर्स क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। गॉट इट। आई होप अभी तक आपको समझ आया होगा। अब एक शॉर्ट ट्रिक देखो कि हम बार वाली संख्या को फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं। देखो डेसिमल के बाद वाले नंबर देखने हैं अपन को, क्या करना है, डेसिमल के बाद वाले नंबर देखने हैं किस चीज़ के लिए, डिनोमिनेटर के लिए, और सेकंड वाला पॉइंट न्यूमरेटर के लिए है। अभी बताऊंगी, घबराओ मत, आराम आराम से समझो, ठीक है। और स्पीड अगर थोड़ी फास्ट लग रही हो तो वापस एक बार रिवाइंड करके देख लेना, बिकॉज वीडियो वरना फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। जैसे 0.12 बार दे रखा है, पहला एग्जाम्पल, इसमें पूरी संख्या क्या है, 12 लिख दिया। न्यूमरेटर के लिए सेकंड पॉइंट फॉलो करना है, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। तो बार किस पे नहीं है, 0 पे नहीं है, तो अपन ने माइनस क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। तो ऊपर तो हमारा क्या बन गया, 12 बन गया, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर के लिए, नीचे जो संख्या है उसके लिए क्या करना है, जिस पे बार दे रखा है उसकी जगह 9 लिखना है, जिस पे बार नहीं दे रखा है उसकी जगह 0 लिखना है। अब यहाँ 1 और 2 दोनों पे बार है तो दोनों की जगह क्या लिख दिया, 9 और 9, तो नीचे क्या आ गई, 99। अब इसको नॉर्मल 3 से कट कर दो, 4/33। इसको अपन ने बहुत आसानी से फ्रैक्शन में बदल दिया, ठीक है। वैसे ही अगला सवाल देखो, जैसे 0.12 और केवल 2 पर बार है, ओनली 2 पर बार है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, न्यूमरेटर में क्या करते हैं, 12 लिखते हैं, पूरा नंबर लिखते हैं, माइनस जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देते हैं, -1, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, पॉइंट के बाद वाली संख्या देखते हैं। डिनोमिनेटर में जो 2 है उस पर बार है तो उसके लिए अपन ने क्या लिखा, 9,
और 1 जिस पे बार नहीं है उसके लिए अपन ने क्या लिखा 0, तो 11/90 हमारा आंसर आ गया। वैसे ही देखो 0.123, अब यहाँ 2 3 पर बार है, ठीक है, तो 123 में से 1 माइनस करेंगे और जिस पे बार है दोनों पे उन दोनों के लिए लिखा 99 और जिस पे बार नहीं है उसके लिए अपन ने लिखा 0, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पॉइंट के पहले 1 दे रखा है, तो अपन को तो पूरी डिजिट लिखनी है यहाँ पर, जैसे कि बताया गया 123 पूरा नंबर लिखा, फिर जिस पर बार नहीं है उसको माइनस करना है, जिस पे बार नहीं है वो क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर डिनोमिनेटर के लिए अपन को केवल पॉइंट के बाद वाली संख्या देखनी है, पॉइंट के बाद वाली दोनों संख्या पे बार है तो वो क्या हो जाएगा 9 और 9, नीचे क्या आ जाएगा 99। अपन 1 के लिए 0 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो पॉइंट से पहले आ रहा है और मैंने क्या बताया यहाँ पर ऊपर डेसिमल के बाद वाली संख्या देखनी है डिनोमिनेटर के लिए। गॉट इट। सो ये नॉर्मल, आई होप आपको चारों एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब इधर देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कंसेप्ट है थोड़ा नंबर सिस्टम में, थोड़ा डेफिनेशंस और ये ज़्यादा है, फिर आगे अपन कंसेप्ट क्वेश्चंस सब साथ में फॉलो अप करेंगे। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है भाई, ये बात सही है, क्योंकि देखो 2 एक रैशनल नंबर है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो अपन क्या लिख सकते हैं 1 है, ठीक है, तो इसको अपन P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो सारे इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। पर सारे रैशनल नंबर जैसे 1/2 इंटीजर्स होते हैं क्या, नहीं होते, आर नॉट इंटीजर। 1/2 इंटीजर कहाँ है, पर रैशनल नंबर तो है, ठीक है, तो वाइस वर्सा इसमें नहीं है, बस सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। गॉट इट। अब देखो पाई क्या है, पाई अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अपन इसको 22/7 रख के सॉल्व ज़रूर करते हैं, पर पाई जो है अगर 22/7 है और यहाँ पर अपन 3.14 भी इसकी एक वैल्यू यूज़ करते हैं, पर एक्चुअल में वो वैल्यू आगे चलती रहती है और ना ही रुकती है ना ही रिपीट होती है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। तो जो ये वैल्यू है वो हमारी कैसी होती है, इर्रेशनल वैल्यू होती है। फिर आप सोच रहे होगे तो इसे 22/7 की टर्म में तो लिख पा रहे हैं, P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो ये रैशनल होनी चाहिए। भाई देखो अपन के टेक्स्ट बुक में लिखा होता था पाई इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 22/7, ऑलमोस्ट इक्वल टू, ये बराबर का साइन नहीं होता था, कैसा साइन होता था, इस तरीके सा कि अपन उसे अप्रोक्स मान लेते थे, पर अपन उसे रैशनल नंबर की फॉर्म में P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, वो बस अपन जस्ट अज्यूम करते थे ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो पाई हमारा कैसा है, इर्रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसे अपन P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, कैन नॉट बी रिटन, जैसे √2, √3, √5, √7, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है सारे रूट वाले नंबर ही इरेशनल नंबर होंगे, जैसे अगर √4 आ गया तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। समझ गए। एक और नोट करने जैसी चीज़, रैशनल में इरेशनल को प्लस या माइनस करें तो हमेशा हमारा आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर, और रैशनल में मल्टीप्लाई या डिवाइड करें इरेशनल का तो भी हमेशा आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर, एक्सेप्ट 1 केस जिसमें रैशनल नंबर हमारा क्या होगा, अदर देन 0 होगा। रैशनल नंबर क्या होगा, अदर देन 0, 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 0 हो गया तो 0 मल्टीप्लाई बाय इरेशनल, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर हमें क्या मिलता, 0, जो कि क्या हो जाता है, एक रैशनल नंबर हो जाता, ठीक है। तो 0 को छोड़ के कोई सा भी रैशनल नंबर लो और उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करो इरेशनल नंबर से, तो हमेशा आंसर क्या होगा, इरेशनल नंबर आएगा। गॉट इट। इवन नंबर, ऑड नंबर बचपन से पढ़ रखे हैं, पढ़ाने की ज़रूरत है क्या। इवन नंबर्स जो 2 की टेबल में आते हैं इसे अपन 2n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे होते हैं। ऑड नंबर्स इसे अपन 2n ± 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, ये सारे ऑड नंबर्स होते हैं। इतना आई थिंक बेसिक आपको आता होगा। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर भी आपको पता है। नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, अब यहाँ एक बात समझने की है, जैसे अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे नंबर जो केवल 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं,
वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। बट देखो जैसे जैसे आप बड़े होते हो आप थोड़ा समझने लगते हो, हम क्या डेफिनेशन यूज़ करते हैं, नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो, एक तो क्या हो 1 और एक क्या हो इटसेल्फ, वो नंबर किस में आते हैं, प्राइम नंबर में आते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर है। एक तो ये 1 इनका फैक्टर आ रहा है और एक ये 2 इनका फैक्टर आ रहा है, तो 2 फैक्टर आने ज़रूरी है। अब आप सोचोगे कि 1 जो है प्राइम नंबर होता है या नहीं होता है, क्योंकि ये 1 की टेबल में भी आ रहा है और ख़ुद की टेबल में भी आ रहा है, तो मतलब आप 1 को यहाँ पर कितनी भी बार लिखो चेंज थोड़ी हो जाएगा, वो हमेशा क्या रहेगा, एक ही फैक्टर रहेगा। पर प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर होना कंपलसरी है, ठीक है, वो दोनों फैक्टर अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पर केवल एक ही फैक्टर आ रहा है 1, तो 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। गॉट इट। और एक और चीज़ नोट करने जैसी है, 2 इज़ द लीस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। केवल 2 एक ऐसा इकलौता नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। इसके बाद कोई सा भी इवन नंबर आएगा वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा, है ना, तो वो हमेशा कंपोजिट नंबर वाली कैटेगरी में जाएगा। अगर आप 4 ले लो, 24 ले लो, है ना, तो ये हमेशा 2 की टेबल में आएंगे, 1 की टेबल में भी आएंगे और खुद की टेबल में भी आएंगे, तो ये ज़्यादा टेबल में आ रहे हैं, ज़्यादा इनके फैक्टर हो रहे हैं। तो 2 के बाद कोई सा भी इवन नंबर लोगे तो वो हमेशा कंपोजिट नंबर होगा। तो 2 ही एक ऐसा इकलौता नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। गॉट इट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कंपोजिट नंबर, नंबर विच हैज़ 3 और मोर देन 3 फैक्टर। आई नो ये नंबर वाला चैप्टर थोड़ा सा आपको हो सकता है मे बी बोरिंग लगे, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट कॉपरेट करना। आगे जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे, अपने एक छोटा सा कंसेप्ट है उसके बाद अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग मज़ा आएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा कॉप करो और अपने आप को मेंटेन रखो, बिकॉज एक ही वीडियो में मेरे को सब कवर अप कराना है, तो थोड़ा फास्ट भी चल रहा है और सारे कंसेप्ट भी मैं कवर अप करने का ट्राई कर रही हूँ। नंबर विच हैज़ 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स, वो कैसे होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे अगर आप 6 देखोगे तो 1 इसका फैक्टर है, 6 है इसका फैक्टर, और साथ में 2 और 3 भी इसका एक फैक्टर है, मतलब तो ये 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स हो रहे हैं, तो ये कैसे नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। गॉट इट। अब 1 का तो एक ही फैक्टर होता है हमेशा 1, तो इसके 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, तो 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, ये चीज़ ध्यान रखनी है। गॉट इट। उसके बाद देखो ये सिंपल सी चीज़ें लिख रखी है, ये आप खुद से भी एक बार देख सकते हो। इवन में इवन को ऐड करेंगे तो इवन आएगा, ऑड में ऑड को ऐड करेंगे तो भी इवन आएगा। जैसे ही दोनों में से एक अलग हो जाए तो आंसर कैसा हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है। और इवन को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर हमेशा इवन आएगा, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करने पर ही आंसर क्या आता है, ऑड आता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे बेसिक से टर्म्स हैं, इससे रिलेटेड मे बी लैंग्वेज वाले सवाल कुछ बन सकते हों। अब इधर देखो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज दे रखे हैं जिसको अपन फटाफट से पढ़ लेते हैं। सम ऑफ nth नेचुरल नंबर, जैसे अगर आपने ऐसा देखा होगा बहुत सी बार अपन को दे देते हैं कि 1 + 2 + 3 और ऐसे चलता जा रहा है एंड सो ऑन, तो इतना हम ऐड करने थोड़ी बैठेंगे, तो इसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, लास्ट ये जिस नंबर पर आकर रुक जाए वो नंबर ही हमारा n हो जाएगा। और फार्मूला क्या है, n+1/2। जैसे मान लो ये नंबर आके रुक गया 20 पे, ठीक है, 20 पे आके रुक गया तो n हमारा 20 हो गया, मतलब 20 इंटू 20 + 1 21/2। 2 से इस नंबर को कट करेंगे, मतलब पूरे नंबर को नहीं, इस 20 को कट करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 210। डायरेक्ट हमने सॉल्व करके निकाल दिया आंसर कि इन सभी को ऐड करने पर क्या आएगा, 210 आएगा। तो ये फॉर्मूला काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके बाद देखो फर्स्ट फार्मूला आई थिंक क्लियर हो गया, जो हमारा लास्ट में n लिख रखा है वही इस फॉर्मूले में पुट करना है। अब देखो सम ऑफ nth इवन नंबर, इवन नंबर की जैसे ही बात आ जाए, यहाँ पर 2, 4, 6 और यहाँ से शुरू हो रहा हो और लास्ट में किसी नंबर पे जा रहा हो। अब आप देखो यहाँ मैंने
यहाँ n लिखा था, यहाँ पर मैंने l लिखा है। ऐसा क्यों लिखा मैंने? देखो, अगर जैसे मान लो ये संख्या 8 तक जाकर रुक जाती, तो इस पूरी टर्म में, मतलब इस पूरे नंबर में कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स है, पर लास्ट टर्म अपनी क्या आई? 8 आई, है ना, बिकॉज इसमें एक एक छोड़ के अपन नंबर लिख रहे हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? लास्ट टर्म, कि लास्ट टर्म जो नंबर होगा उतनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो n निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो हमारा लास्ट नंबर आया है उसमें डिवाइड बाय 2 कर देंगे। जैसे यहाँ देखो 8 है, 8 में डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितनी टर्म्स आ जाएगी? 4 टर्म्स। और एक्चुअल में यहाँ कितनी टर्म्स है? 1, 2, 3 और 4। गॉट इट? तो ये l/2 आ गया। ये किस फॉर्मूले से निकाला मैंने भाई? इस वाले फॉर्मूले से निकाला। ये AP का कंसेप्ट है जो अपन 10th क्लास में पढ़ते हैं आई थिंक, और बेसिक AP में भी 8th में पढ़ी हो अपन ने। ठीक है, तो ये यहाँ से आया। इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है? n+1। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सम ऑफ ऑड नंबर्स दे रखे हो 1, 3, 5, 7 और लास्ट में l दे रखा हो, तो n कैसे निकालेंगे? l+1/2। इसमें 1 जोड़ के 2 का डिवाइड कर देना है तो n आ जाएगा, और वो n जो आएगा उसको यहाँ पर रख देना है n² की जगह, तो हम उसको ऑटोमेटिकली इस वाले फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ठीक है, बेसिक सा है, एक बार फॉर्मूलाज याद कर लो। मे भी चांसेस एग्ज़ाम में आ जाए, पर आने की चांसेस बहुत न के बराबर है। ठीक है, अब अपन कुछ और टर्म्स देख लेते हैं फटाफट से, फिर अपन फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद सवाल, कंसेप्ट, सवाल। ठीक है, मैंने बोला था नंबर सिस्टम वाला टॉपिक थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना प्लीज़। जैसे नंबर दे रखा है को प्राइम नंबर। क्या होते हैं भाई को प्राइम नंबर? अपन ने अभी तक जो भी पढ़ा वो सब हमारा फटाफट से रिवीजन हो गया एक तरीके से। अब सेट ऑफ टू नंबर्स विच आर हैविंग HCF 1, जिनका HCF 1 हो। अब HCF क्या होता है? इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ये समझ लो, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। उनका 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं हो या कोई भी और कॉमन नंबर नहीं हो उनमें। जैसे देखो, अपन 2 प्राइम नंबर का सेट बनाए, तो 2 प्राइम नंबर में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन होगा क्या? नहीं होगा। तो एक तो सारे प्राइम नंबर का सेट आ जाएगा, और या फिर एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर, इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा 1 को छोड़ के। जैसे कि देखो, ये तो दोनों कैसे हो गए? प्राइम नंबर वाले सेट हो गए। इन दोनों नंबर को देखो, एक नंबर प्राइम है, एक कंपोजिट है, पर इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? ये किसी एक कॉमन की टेबल में आते हैं क्या? नहीं आते हैं। तो ये क्या हो गया? को प्राइम नंबर का सेट हो गया। सेट ऑफ टू नंबर्स, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 है या जिनमें 1 के अलावा कोई भी अदर फैक्टर नहीं है। गॉट इट? ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर का मतलब ये है कि जस्ट एक के बाद एक, मतलब जैसे कि देखो, यहाँ एक एग्जाम्पल लिख रखा है 3 और 5। 3 के बाद वाला प्राइम नंबर कौन सा आता है? 5 आता है। तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है। 5 और 7 कितना डिफरेंस आ रहा है? 2 का डिफरेंस। 11 और 13 कितना डिफरेंस आ रहा है? 2 का। तो सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, ऐसे 2 प्राइम नंबर का सेट जिसमें डिफरेंस, विच आर हैविंग डिफरेंस 2, जिसमें डिफरेंस कितने का हो? 2 का हो, तो ऐसे सेट क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। तो 1 से 100 के बीच ऐसे कितने सेट प्रेजेंट होते हैं टोटल? तो टोटल ऐसे कितने सेट होते हैं? 8 सेट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये एक बार आपके CTET में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने ट्रिपल स्टार कर रखा है। एक बार आपको पूछ लिया था कि 1 से 100 के बीच कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, द आंसर इज़ 8। वैसे ही 100 से 200 के बीच कितने होते हैं? 7 सेट होते हैं। गॉट इट? अब अपन देखते हैं परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, किसी एक पर्टिकुलर संख्या, पर्टिकुलर नंबर के सारे फैक्टर्स का सम कर दे हुए, तो वो किसके बराबर होगा? इज़ इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, उस नंबर के दुगना कर दें उसके बराबर होगा। जैसे देखो, इसके सारे फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3 और 6। फैक्टर का क्या मतलब है कि जो हमारा गिवन संख्या है, गिवन नंबर है, वो किस किस की टेबल में आता है, और जिन जिन की टेबल में वो आता है वो सारे नंबर
उस नंबर के फैक्टर हो जाएंगे, दैट इज़ फैक्टर। तो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में और 6 की टेबल में। इन सभी को ऐड करो, कितना बनेगा? 6 3 9, इधर ये 10 और 10 और 2 12। तो इनको सम करने पर क्या आ रहा है? 12 आ रहा है, जो कि जस्ट किसका दुगना है? गिवन नंबर का दुगना है, 6 इंटू 2। तो यही हमारे कैसे नंबर होते हैं? परफेक्ट नंबर होते हैं। गॉट इट? आई होप समझ आया होगा। अब अपन फटाफट से फ्रैक्शन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन सवाल करेंगे। पक्का? डन। फ्रैक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन सवाल करेंगे। आई नो अब थोड़ा आपको लग रहा होगा कि कंसेप्ट ज़्यादा आ रहा है, अब हमें सवाल भी करने हैं। नाउ लेट्स जस्ट फोकस हियर। फ्रैक्शन का मतलब क्या है? जैसे कि देखो, अपन को बच्चे थे तब अपन को सिखाते थे, ऐसे सर्कल बन रखा है, इसका आधा पार्ट ऊपर का शेड हो रखा है, ठीक है? तो इसका कितना पार्ट शेड हो रखा है? आधा। ये तो अपन ऐसे बोलचाल वाली भाषा में बोल रहे हैं कि आधा शेड हो रखा है। इसको मैथ्स में कैसे लिखते हैं कि 2 पार्ट है, इसके 2 पार्ट है, जिसमें से एक पार्ट शेड हो रखा है और टोटल पार्ट कितने हैं? 2 पार्ट है, तो अपॉन 2। तो इस तरीके से अपन बोलना सीख गए कि आधा पार्ट क्या हो रखा है? शेड हो रखा है। तो शेडेड पार्ट ऊपर लिख लिया, नीचे क्या आ गया? होल। टोटल कितने पार्ट्स है? दैट इज़ फ्रैक्शन। सबसे प्यारा एग्जाम्पल पिज़्ज़ा। अपन अपने फ्रेंड्स के साथ पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, है ना? तो लूट मार तो होती है, पर ठीक है, किसी के हिस्से में ज़्यादा, किसी में कम। गर्ल्स में हम थोड़ा इवनली कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है? बॉयज़ का आइडिया नहीं मुझे। तो उसका एक स्लाइस लिया अपन ने। अब टोटल यहाँ कितने पीसेज है बताओ? 1 2 3 4। इधर भी 1 2 3 और 4, 8 पीसेज हैं। टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 8। इसका एक स्लाइस मैंने लिया, तो एक स्लाइस मेरे लेने के बाद मेरे हिस्से में पूरा पिज़्ज़ा का कितना पार्ट आया है? तो एक स्लाइस मैंने लिया तो ऊपर लिखा 1 और नीचे टोटल कितने पार्ट्स थे? 8। तो मैंने जैसे ही एक स्लाइस लिया तो मेरे हिस्से में पूरे पिज़्ज़ा का 1/8 पार्ट आया है, ठीक है? आई नो आप उस वक्त पिज़्ज़ा लेते ही खाने लग जाओगे, आप 1/8 का नहीं सोचोगे, बट एग्जाम्पल था, सो बताना ज़रूरी था। गॉट इट? ठीक है, ज़्यादा मुंह में पानी लाने की ज़रूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन फटाफट से पढ़ लेते हैं, ये भी अपन ने 6th-7th क्लास में पढ़ा था। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जैसे देखो, इन सभी में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? नीचे हर की क्या लिख रखा है? 2 लिख रखा है। तो डिनोमिनेटर ऊपर वाला क्या होता है? न्यूमरेटर। नीचे वाला क्या होता है? डिनोमिनेटर, ठीक है? तो हर में 2 है तो डिनोमिनेटर हर में सेम है, तो वो कैसे फ्रैक्शन हो जाते हैं? लाइक फ्रैक्शन हो जाते हैं। गॉट इट? अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर सेम ना हो। जैसे कि देखो, यहाँ पर देखो 2 5 8 और 11 अलग अलग दे रखे हैं, तो ये सारे फ्रैक्शन क्या हो गए? अनलाइक हो गए। अब एक बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि अगर ये लिख रखा हो तो ये लाइक में जाएगा, अनलाइक में जाएगा? तो आप इनकी डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन में लिख रखा है डिनोमिनेटर सेम हो तभी लाइक फ्रैक्शन है, बाकी कुछ भी हो तो वो अनलाइक में आएगा। अब यहाँ जो सेम दे रखा है वो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है क्या सेम? नहीं है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? अनलाइक फ्रैक्शन का। गॉट इट? अब अपन देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है भाई? न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ऊपर वाली संख्या छोटी होती है नीचे वाली संख्या से, तो वो होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। इधर देखो, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाली संख्या बड़ी, नीचे वाली संख्या छोटी, तो न्यूमरेटर हमारा बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा, तो वो कैसे हो गए? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। अब मिक्स्ड क्या बीमारी है? मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है भाई? होल विथ प्रॉपर। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, आपके कभी टेस्ट में मार्क्स आते होंगे, आपके 10 में से मान लो मार्क्स आए 7 3/4, जिसको अपन क्या खुशी से मान लेते थे हमारे 8 मार्क्स आए हैं, घर आके अपन 8 मार्क्स बताते थे पेरेंट्स को, ठीक है? तो ये 7 3/4 जो लिख रखा है, ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें 7 नंबर तो आपके पूरे आए हैं, तो ये क्या हो गया? होल। 7 तो पूरे आए हैं, उसके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन होता था। प्रॉपर यानी न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, तो 3 जो है छोटा है, 4 जो है बड़ा है, तो उसके साथ कौन सा जुड़ गया? प्रॉपर फ्रैक्शन जुड़ गया। इन दोनों को जुड़ के क्या बन गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया, ठीक है?
और ये पूरा जब अपन इसको सॉल्व करते हैं मिक्स्ड को, तो ये किस कैटेगरी में चला जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चला जाता है। जैसे देखो 2 और 3/4 लिख रखा है, तो अपन इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 2 ज़ा 8, उसमें +3 कर देते हैं, तो 11/4 बन जाता है। 11/4 किस कैटेगरी में आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा था। गॉट इट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब सवाल देखो कहाँ से बनते हैं। सवाल इसमें यहाँ से बनेंगे, अरेंज फ्रैक्शंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने बोला था अब सवाल आने शुरू होंगे। अब थोड़ा अपन ट्रिक सीख लेते हैं कि इस सवाल को सॉल्व कैसे करना होता है, फिर आगे बढ़ते हैं नंबर वाले कंसेप्ट को छोड़ के आगे वाले कंसेप्ट पे। फ्रैक्शंस कन्वर्टेड इनटू डेसिमल्स देन कंपेयर। अगर अपन इनको डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तो अपन को इनको डिनोमिनेटर इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल बनाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, सभी का एलसीएम निकाल के फिर उसको सॉल्व करना, तो वो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। बच्चों को वही सिखाया जाता है, पर एज अ कंपटीशन एग्ज़ाम में हम इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। पहले इसको अपन डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करो भाई, कैसे करेंगे, 12 से 7 को कट करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 समथिंग आएगा। 8 से 5 को कट करेंगे तो 0.6 समथिंग आएगा। 15 से 11 को कट करेंगे तो यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 0.7 समथिंग आएगा। 15 7 जा 105, ठीक है, तो 0.7 समथिंग। अब ये अपन ने पॉइंट में जब कन्वर्ट कर लिया तो अपन को ऑटोमेटिक दिख रहा है कि क्या छोटा है क्या बड़ा है, तो अपन ने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया कि सबसे बड़ी संख्या 0.7, तो ये वाला फ्रैक्शन, फिर 0.6 तो ये वाला फ्रैक्शन, फिर 0.5 तो ये वाला फ्रैक्शन, ठीक है। इस तरीके से अपन ने लगा दिया तो डेसिमल से सॉल्व करना आसान हो गया हमारे लिए। अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है, 2 तरीके की शॉर्ट ट्रिक है। प्रॉपर फ्रैक्शन अगर अपन को दे रखा हो, अगर मैं आपको टाइप्स नहीं बताती तो अभी आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होता। मुझे पता है किसी किसी को तो अभी भी कन्फ्यूजन होगा, व्हाट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। भाई न्यूमरेटर छोटा, ऊपर वाली संख्या छोटी, नीचे वाली संख्या बड़ी, ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो। अगर डिफरेंस सेम आ रहा हो, यहाँ क्या लिखा है, सेम, अगर डिफरेंस सेम आ रहा हो और प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा हो तो अपन की डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या लगेगी, देखो जैसे ये सवाल दे रखा है, इसमें हर में अपने को डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 5 और 7 में 2 का डिफरेंस, 11 और 13 में भी 2 का डिफरेंस, तो अपन इसको डायरेक्ट अरेंज कर लेंगे न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग। जो न्यूमरेटर छोटा है वो हमेशा छोटी संख्या ही होगी, फिर उससे बड़ा वाला नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, डायरेक्ट अपन इसको क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। कंडीशन ये है, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए और डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस सेम नहीं है तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेकंड ट्रिक क्या बोलती है हमको, जैसे देखो 7/12 लिख रखा है, 5/8 लिख रखा है। अब एक तो ये बात है कि अपन इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो अब नीचे जैसे बड़ी संख्या है 12 है, कोई कोई ऐसा भी होगा जिसको 12 की टेबल नहीं आती होगी, तो उसको ये पॉइंट सॉल्व करने में दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी, राइट। तो अपन क्या करेंगे, इसकी ट्रिक क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, जो कितना आएगा, 5 आएगा। 12 में से 7 गए तो कितना बचा, 5। अब इस 7 में न्यूमरेटर में 5 का डिवाइड कर दो और फिर पॉइंट में निकालो, तो ये सॉल्व करना थोड़ा आसान होगा क्योंकि ऊपर बड़ी संख्या आ गई। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1.4 समथिंग। वैसे ही इसमें करना है अपन को, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, राइट। 3 का डिवाइड किस में करना है, 5 में करना है, न्यूमरेटर में करना है। इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, 1.6। फिर इसमें देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का, तो 11 में 4 का डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग। अब ये जो पॉइंट में आ गए हमारे नंबर्स, इससे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का पता लग जाएगा। सबसे बड़ी संख्या 2 पॉइंट वाली, फिर उससे छोटी 1.6 वाली, फिर उससे छोटी 1.4 वाली, ठीक है। तो अपन इसको क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे। 11/4 मतलब ये 11/15 वाला आ गया ये पहले, फिर 5/8 वाली, फिर इधर 7/12 वाली, ठीक है। सो आई होप आपको ट्रिक अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो ये सवाल आपके लिए नीचे स्क्रीन पर लिख रखा है, फटाफट से सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके फटाफट से सॉल्व कर दो। आई होप आपने सॉल्व किया होगा। अब देखो इसमें अपन को ना 49 की टेबल आती है,
नहीं 38 की, नहीं 25 की। इसको डेसिमल में बदलना हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क होगा, इसलिए मैंने ये शॉर्ट ट्रिक बताई है आपको अभी लास्ट में जो लिखी थी मैंने। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा 5, तो 44/5। अब इसको तो पॉइंट में बदल सकते हो आप, पॉइंट में बदलोगे तो क्या आएगा 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। ज़्यादा नहीं जाना है डिटेल में, ज़्यादा तब जाना है जब किसी और में भी 8 आ रहा हो, फिर अपन को जाना पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आया 5। इसको किस में डिवाइड करना है अपन को 33 में, कट करेंगे कितना आएगा 6 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर इन दोनों में डिफरेंस कितना है 3 का, 22 में किसका 3 का भाग लगा दो, कितना आएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा। इन दोनों में डिफरेंस कितना है 5 का, तो 24/5 कर दो, ये किससे जाएगा भाई 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद ये वाली, फिर 6 पॉइंट वाली, फिर लास्ट में ये 4 पॉइंट वाली। तो देखो अपने कैसे बैठ जाएगा, अपन को किस में करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में ही करना है ना। तो सबसे पहले नंबर 1 पे ये आ जाएगी 44 वाली, फिर नंबर 2 पर ये 22 वाली, फिर नंबर 3 पर ये 33 वाली, फिर लास्ट में ये नंबर 4 पे ही आएगी। तो 44, 22 और 23 ये हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है देखते हैं अपन। 44, 22 और 23 इस वाले ऑप्शन में आ रहा है, दैट्स वाई ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये पुराने सालों में ही आए हुए क्वेश्चन है जो मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, इसमें भी मैंने इसी तरीके से सॉल्व कर रखा है, नीचे देख सकते हो आप। आई होप आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छे से समझ आ गई होगी, राइट। अब एक और सवाल देखो, फ्रैक्शन से ही रिलेटेड है। क्या लिख रखा है भाई इसमें, इफ़ a बराबर -3/4, b बराबर 5/6, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई बिटवीन a एंड b। ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। नीचे में से कौन सा a और b के बीच वाला नंबर नहीं है वो फाइंड करना है। अब देखो ये माइनस की संख्या है और इधर प्लस की है, तो ज़ीरो तो इसके बीच में आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हमारा एलिमिनेट हो गया। अब इनमें से चेक करना है, तो वही वापस अपनी वही वाली बात, अपन इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये वाला कितना आया था 0.75 और वो भी माइनस का, इधर 0.8 और समथिंग कुछ आएगा। अभी अपन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 0.4 समथिंग आएगा। तो माइनस के 0.4 इन दोनों के बीच में आएगा, ऑब्वियसली आएगा भाई। फिर इधर 9 से 7 कट करते हैं तो 0 पॉइंट कितनी बार चला जाएगा 7 बार, 63, वापस 7 आएगा, 0 आएगा तो वापस 7 बार। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 0.77 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है 0.75 से 0.8। अब देखो ये माइनस का है यहाँ पर साइन, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये मत सोचने लग जाना कि हाँ ये वाली नंबर जो है इन दोनों के बीच तो आता है। बेटा ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो अपन देखो जब भी नंबर लाइन बनाते हैं, इधर अगर -1 लिखा है, इधर 0 लिखा है, इधर 1 लिखा है, तो इससे इधर जो भी नंबर जाएंगे वो सारे माइनस में तो होते जाएंगे, प्लस बड़ी बड़ी संख्या होती जाएगी, है ना। तो इधर अपने नंबर है माइनस के 0.75 और इधर एक नंबर है 0.8। ठीक है, 1 मान लो इधर कहीं है और इधर 0.8 है। ठीक है, तो ये माइनस से 0.75 वाला जो नंबर है, इसके और इसके बीच में 0.77 थोड़ी आएगा, 0.77 तो और इधर की साइड आएगा, तो ये वाला नंबर इसके बीच एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। तो ये -0.75 की किधर होगी लेफ्ट साइड में होगी, पर अपन को इन दोनों के बीच में पता करनी थी, राइट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। गॉट इट। अब अपन देखते हैं यहाँ पर डेटा हैंडलिंग, मतलब स्टैटिस्टिक्स वाला जो टॉपिक था उसमें अपन ये पढ़ रहे हैं। देखो एक बेसिक सा नज़र मार लेते हैं कि क्या होता है भाई, डेटा क्या होता है। डे टू डे लाइफ सिचुएशंस, जो भी अपनी लाइफ सिचुएशंस होती है, जैसे रन्स मेड बाय बैट्समैन इन लास्ट 10 मैचेस, मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो इनका सबका एक रिकॉर्ड होता है, एक डेटा होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। और उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना,
ठीक है। यूजुअली डेटा अवेलेबल टू अस जो हमारे पास अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है वो हम उसे क्या बोलते हैं, रॉ डेटा बोलते हैं। लेकिन उस डेटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए अपन उसे सिस्टमेटिकली क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, जैसे आपने टेली मार्क्स और ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आपके आने नहीं वाला है, केवल एक बता रही थी मैं इंट्रोडक्शन के लिए। अब उस डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो अपन अलग अलग ग्राफ की हेल्प लेते हैं। जैसे देखो, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और पाई चार्ट। अपने बड़े बड़े बिजनेसमैन और इनको देखा होगा कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो कभी उनका डाउनफॉल में ग्राफ जाता है, कभी उनके ग्रीन का साइन बताता है, ऊपर ग्राफ जा रहा है। तो हर जगह ग्राफ का यूज़ होता है। बार ग्राफ क्या होता है भाई, ये ऐसे बार्स जैसे बने होते हैं और इनके बीच क्या होता है, गैप होता है। दो बार्स के बीच गैप होता है और हर बार की जो थिकनेस है वो बराबर होती है। ठीक है, कोई ऊपर कोई नीचे अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होता है, इनके बीच गैप तो बराबर होता है, लेकिन दो बार के बीच में गैप नहीं होता है। दो बार्स के बीच एकदम दो बार्स ऐसे चिपके हुए होते हैं, गैप नहीं होता है इनके बीच, वो हिस्टोग्राम होते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है कि ये जो आपको डॉट दिख रहे हैं, ये डॉट को जोड़ने वाली जो लाइन है और उससे जो ये ग्राफ बन रहा है वो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाता है। ये मेनली हमारे किस में यूज़ होता है, मोड निकालने में काम आता है, क्योंकि इससे अपन पीक पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोड निकालने में काम आता है। पाई चार्ट समझाने की ज़रूरत है क्या, हमारा वही वापस पिज्ज़ा जैसा शेप आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पाई चार्ट होता है। अब अपन आते हैं मीन मीडियन मोड पे। ठीक है, कि भाई इससे सवाल कैसे बनेंगे और ये होते क्या हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, भाई क्या मेजर्स है, इन मैनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस द एवरेज वैल्यू जनरली लाइज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब बहुत सारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो उसकी एवरेज वैल्यू होती है, लमसम वैल्यू होती है, वो हमेशा कहाँ लाई करती है, सेंट्रल पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लाई करती है। इसलिए अपन उसे क्या बोलते हैं, सच वैल्यूज़ आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों क्या हो गए, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। रेंज जो है इसका पार्ट नहीं है, ये मत समझना, जस्ट एक कंसेप्ट बताना था, इसलिए मैंने 4th नंबर पे लिख दिया। ये तीनों मुख्य पार्ट होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, मीन क्या होता है, एवरेज निकालना। ठीक है, जैसे आप अभी ग्रेजुएशन से पास हुए होगे तो आपकी 4 साल का एग्रीगेट आपने एवरेज निकाला होगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कितनी नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन है। मीडियन क्या होता है भाई, इसके अभी अपन सवाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, पर इतना बेसिक आपको समझ आ ही रहा होगा आई थिंक। मिडल मोस्ट नंबर जो होता है वो होता है मीडियन। एंड व्हेन अरेंज्ड इन अ असेंडिंग ऑर्डर, जब कोई नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा हो तो जो सबसे मिडल मोस्ट नंबर है वो हमारा क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। तो ये तो ऑड नंबर्स दे रखे थे, तीन संख्या दे रखी थी, तो अपन ने बीच वाला पता कर लिया। वैसे ही अगर 4 टर्म्स दे रखी होती, फिर मिडल मोस्ट नंबर कैसे पता करते, तो इन दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। ठीक है, मोड कैसे निकालते हैं, मोड निकालना सबसे आसान चीज़ है, मोड निकालना। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर, सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। बचपन में मैं खुश हो जाती थी कि एग्ज़ाम में प्लीज़ मोड निकालने के लिए ही आए 7th 8th क्लास में, 9th क्लास में। इधर 2 3 3 और 4 6, अब इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, 3 और 3, तो मोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सिंपल। रेंज क्या होती है, हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस करना, फिर जो आंसर आएगा वो हमारी क्या होती है, रेंज। जैसे इसी एग्जांपल को ले लो, सबसे हाईएस्ट नंबर 6, सबसे छोटा 2, तो 6 - 2 दैट इज़ 4, तो ये हमारी क्या हो गई, रेंज हो गई। ठीक है, इफ़ द नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव, अगर जो आपको नंबर्स दे रखे हैं वो कॉन्जिक्यूटिव है, देन मीन और मीडियन क्या होंगे, बराबर होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, मीन और मीडियन क्या होंगे, बराबर होंगे। अब मैं इसमें एग्जांपल लेके बता नहीं रही हूँ वरना ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप मेरी सबसे फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें, और उसमें मैंने एकदम शांति से स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में समझा रखा है। ठीक है,
मीन और मीडियन बराबर हो जाएंगे अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे हैं। अब इन तीनों में रिलेशन क्या होता है भाई, मीडियन बराबर 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन, ये इसके बीच रिलेशन होता है। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इधर मीडियन ध्यान रख लो, मीडियन में नंबर ऑफ लेटर्स ज़्यादा हैं तो वो इक्वल के सबसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर मोड और मीन में 4 लेटर है तो वो इसके बराबर में ऐड करके लिखेंगे। और अब ये 3 और 2 का कैसे पता लगेगा, आपने गाना सुना है ना, 1 2 का 4, तो 1 2 का 4 नहीं होता, मैथ्स में 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है, राइट। तो मोड के यहाँ पर क्या है, 1 है और इधर क्या है, 2 है, तो 1 और 2 इधर क्या हो गया, 3 हो गया। याद रखने की ट्रिक बता रही हूँ, और डायरेक्ट याद रह सकता है सो नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, नहीं याद आए तो ये वाली ट्रिक अपना सकते हो। 1 2 और इधर 3 लिखना है, और बराबर में कौन सा नंबर आएगा, सबसे बड़ा वाला नंबर बराबर में आएगा भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। अब आजा भाई, सवाल आजा, बहुत परेशान हो गए बच्चे, सवाल ही नहीं आ रहा कब से, कंसेप्ट ही कंसेप्ट पढ़े जा रहे हैं भाई, ये सही है। तो अब अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन देख के मेरा मन राजी हो गया भाई बहुत ज़्यादा, कि भाई कब से कंसेप्ट आ रहा था। अब देखो पाई चार्ट का सवाल आ गया, पाई चार्ट ये जिसमें आगे कुछ लिख नहीं रखा है कि कौन से में आए हुए हैं, ये डायरेक्ट 2024 में जुलाई वाला है, ये जुलाई 2024 का क्वेश्चन है, या शायद जनवरी 2024 का। ठीक है, तो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट in mathematics, science, social science, this are respectively this. If the total marks obtained by this, then what is the difference? अब देखो पाई चार्ट क्या होता है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ये बिना बनाए भी आपके डायरेक्ट आंसर आ सकता है, राइट। कितना सब्जेक्ट दे रखे हैं भाई, 5 सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो अपन इसको 5 में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लिया, मैं इतना लिख नहीं रही हूँ हर एक का। अपन को पता है जब भी पाई चार्ट दे रखा होता है तो इसमें बीच में कितना, ये टोटल कितना डिग्री है, पूरा ओवरऑल 360 डिग्री है, और आप चाहें तो ऐड करके भी देख सकते हैं, इन सभी को ऐड करोगे तो वो 360 डिग्री ही निकलेगा, तभी इन्होंने पाई चार्ट दिया है। तो अब अपना जब टोटल पाई चार्ट में 360 डिग्री दे रखा है, और इन्होंने कंडीशन क्या दे रखी है, इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इज़ 540, मतलब कंपेयर किसको कर रहे हैं, 360 डिग्री टोटल को कंपेयर किया जा रहा है 540 मार्क्स है, एक बच्चे के 540 मार्क्स को पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो 540 मार्क्स, तो 1 डिग्री किसके बराबर होगी भाई, 1 डिग्री बराबर 540 अपॉन 360 मार्क्स, इसके बराबर होगी, 0 से 0 कट, 18 की टेबल से काटेंगे तो 3/2 आ जाएगा। अब सवाल में क्या पूछ रखा है, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन हर इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश में जो उसके मार्क्स आए उसके बीच का डिफरेंस निकालना है। मैथमेटिक्स सबसे पहला वाला और इंग्लिश सबसे लास्ट, मतलब 90 डिग्री और 50 डिग्री, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो अपन को 40 डिग्री के मार्क्स बताने हैं, कुल मिला के 40 डिग्री के क्या मार्क्स होंगे। तो 1 डिग्री 3/2 मार्क्स के बराबर, तो 40 डिग्री क्या होगी, 3/2 इंटू 40, राइट। इसको 2 को 40 से काटेंगे 20 आ जाएगा, 20 इंटू 3 60, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। 60 मार्क्स आ रहे हैं इसके डिफरेंस मैथमेटिक्स और इंग्लिश में। तो इतना कोई हार्ड एंड वैसा वाला टॉपिक नहीं था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था इसका। अपन को बस एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि टोटल पाई चार्ट में ओवरऑल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और कंपेयर किससे कर रहे हैं, टोटल 540 मार्क्स है, तो 1 डिग्री का मार्क्स पता कर लिया 3/2, और फिर जो सवाल में पूछा है 40 डिग्री मतलब इसके और इसके बीच का डिफरेंस, वो अपन ने डायरेक्ट निकाल लिया, तो 60 आ गया, सिंपल। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अब एक मीन मीडियन मोड वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मार्क्स obtained by some students of a class are this the difference between mean and range of the data is, मतलब इसमें मीन निकालना है, रेंज निकालनी है, और फिर उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो इन सभी को ऐड करना। अभी वहाँ पर एकदम टफ पड़ जाता है थोड़ा, पर अपन इसको ऐड करते हैं फटाफट। 30
30, 60, 60, 30, 90, 90 और 40, 130, 130 और 20, 150, 150 और 30, 180, 190, 200, 230, 230 और 50, 250 और 270, 270 और 30, 300। टोटल तो ये ओवरऑल 300 आ रहा है। अब इनके सब कॉलम चेक कर लेते हैं। 300 के बाद 6 और 7, 13, 14, 15, 16, 16 और 3, 19, 19 और 8, 27, 34, 34 और 8, 42, 42 और 5, 47, 47 और 5, 47 और 5, 52, 52 और 9, 61, 61 और 5, 66। तो ये टोटल कितना बन जाएगा? 366 आपका सम बन जाएगा इन टोटल का। दे कितने रखे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल अपन को नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है, तो अपॉन 12 कर देंगे। ठीक है, इससे अपना क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। कट कर लेते हैं। 12 3 ज़ा 36, 6 बचा जो कि 12 से छोटा है, तो 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे 0। 30.5, तो अपना मीन क्या आ जाएगा? 30.5 आ जाएगा। गॉट इट? ये तो अपना मीन आ गया। रेंज के लिए अपन को क्या करना है? सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस करना है। तो दैट इज़ सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 42 सबसे बड़ा नंबर। सबसे छोटा नंबर क्या दे रखा है? 17। इसके अलावा और कोई छोटा है क्या? नहीं है। सबसे लास्ट नंबर 17। तो 42 में से 17 गए तो कितने बचेंगे भाई? 12 में से 7 गए तो 5, 4 में से 1 गए तो इधर 2 बचेंगे, 25। अब इसमें से 25 को माइनस करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5.5। दैट इज़ ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन को मीन, रेंज जो भी क्वेश्चन में पूछ रखा है वो निकाल के उनका डिफरेंस निकाला, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो गया। बट आपको एक्यूरेसी रखनी है, आपके कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप गलत ऑप्शन टिक करके आ जाओगे। गॉट इट? सो आई होप आपको समझ आया होगा, अभी तक का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब देखो अगला टॉपिक क्या दे रखा है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है भाई? नॉर्मल अपन को किसी भी चीज़ की संभावना या मतलब प्रिडिक्शन करनी है कि मतलब ऐसा होगा या नहीं होगा। ठीक है, आज बारिश होगी नहीं होगी, क्या चांसेस है? सो दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। अब ये निकालते कैसे हैं? इसका फॉर्मूला जो अपन बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। ठीक है, मतलब क्या है इसका? जैसे देखो चार तरीके के मैं आपको डिवाइडेशन बता देती हूँ प्रोबेबिलिटी में, इससे बाहर तो और कुछ जा ही नहीं सकता है। ठीक है, क्वेश्चन के स्कोप, और इससे बाहर भी अगर जाता है तो वो एक प्राइम नंबर वाला है सवाल कि आपको ऐसे 1 से इतने नंबर तक दे रखा है, तो वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी अपन ये समझते हैं कॉइन्स। कॉइन्स में अपन को पता है 2 होते हैं, एक तो हेड्स होता है, एक टेल्स होता है। तो अपन जब भी टॉस करते हैं कॉइन को, तो वेदर चांसेस कि हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स? क्या प्रोबेबिलिटी कि हेड्स आए? तो देखो टोटल आउटकम कितने हैं? हेड्स और टेल्स 2 आउटकम है, अपॉन में क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। हम चाह रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फेवरेबल आउटकम कितना है? ओनली 1। तो ऊपर क्या आ गया? 1 आ गया। तो 50% चांस है कि हेड्स आ सकता है, यानी हाफ प्रोबेबिलिटी है। गॉट इट? तो ऐसे कॉइन्स वाले सवाल हो जाएंगे आसानी से। फिर आती है बारी कार्ड्स की। डेक ऑफ कार्ड्स। अपन ताश खेलते हुए आए हैं, 52 पत्ते होते हैं, सब लोग जानते हैं, कोई नई बात है नहीं। एक होता है लाल पान, एक होता है ईट, एक हुकुम और एक चिड़ी। इंग्लिश में देखेंगे तो हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब, और सबके 13-13 पत्ते होते हैं। गॉट इट? अब ये जो दोनों होते हैं हार्ट एंड जो भी है डायमंड, लाल पान और ईट, दैट इज़ रेड कलर के होते हैं। और हुकुम और चिड़ी, स्पेड और क्लब कितने कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। तो अब आपसे रैंडमली पूछ लिया जाए कि बताओ भाई, हम एक डेक ऑफ कार्ड में से रेड कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो रेड कार्ड टोटल कितने हैं? 13 + 13 दैट इज़ 26। और टोटल पत्ते कितने हैं? 52, तो अपॉन 52।
तो अगेन आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1/2। 50% चांस है कि रेड कार्ड निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी के आसान से सवाल आते हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। अब देखो इसमें कुछ और बातें जान लेते हैं। फेस कार्ड्स कितने होते हैं? फेस कार्ड्स हमारे टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। बादशाह, बेगम और गुलाम, ये तीनों क्या होते हैं? हमारे फेस कार्ड्स होते हैं। एस का मतलब क्या होता है? एस यानी इक्का। इक्का जो है उस पर किसी का चेहरा नहीं बना हुआ है, किसी का फेस नहीं बना हुआ है। इक्का को हम क्या बोलेंगे यहाँ मैथ्स में? 1 नंबर कार्ड। जैसे दुग्गी तिग्गी यहाँ से शुरू होता है और ऐसे नैली दैली तक जाता है। ठीक है, तो एस हमारा क्या है? पहले नंबर वाला कार्ड है, दैट इज़ इक्का 1। ठीक है, तो ये नंबर कार्ड है, नॉट अ फेस कार्ड। फेस कार्ड हमारे टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। गॉट इट। अब डाइस की बारी आ गई। डाइस में क्या होता है भाई? 6 आपके पास इसमें होते हैं, 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब बताओ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2? 2 का मल्टीपल आने की क्या चांसेस है? तो 2 का मल्टीपल कौन कौन सा नंबर है? 2, 4 और 6। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3 हो गए। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए भाई? 6 हो गए। अगेन हमारा आंसर कितना आ गया? 1/2 आ गया। आज तो जो भी एग्जाम्पल ले रही हूँ 1/2 ही आंसर आ रहा है, गजब। ठीक है, तो 1/2 आंसर हो गया। ठीक है, अगर हम उसे 2 टाइम रोल करें, एक डाइस को अपन 2 बार रोल करें, तो टोटल आउटकम्स कितने निकल कर आते हैं? 6 का स्क्वायर। अब देखो ये अपन ने निकाला कैसे? एक तो जितने टाइम अपन रोल कर रहे हैं वो तो अपन लिखते हैं पावर में। ठीक है, और उसमें एक में जितने आउटकम्स हैं एक बार में उसको लिखते हैं बेस में। जैसे 6 और यहाँ ऊपर कितनी बार रोल किया? 2 बार। तो 6 स्क्वायर क्या होता है? 36। तो 2 बार डाइस को रोल करने पर कितने आउटकम्स बनेंगे? 36 आउटकम बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन निकालते हैं। उसके भी डिफरेंट डिफरेंट सवाल होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी ईयर वाला और एक लीप ईयर वाला। ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज़ होते हैं, लीप ईयर में कितने डेज़ होते हैं? 366 डेज़ होते हैं। ठीक है, अब सवाल क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडेज इन ऑर्डिनरी ईयर। एक ऑर्डिनरी साल में 53 ट्यूसडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहले अपन देखते हैं 52 ट्यूसडे। 52 ट्यूसडे कितनी बार आते हैं? तो एक हफ्ते में एक बार ट्यूसडे आता है, और अगर हमें 52 ट्यूसडे चाहिए मतलब 7 बार इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने दिन होते हैं भाई वो देखते हैं। 7 2 ज़ा 14, यहाँ पर आ गया 1, 7 5 ज़ा 35, 364 डेज आ गया। मतलब एक साल में कोई सा भी साल उठा लो, चाहे लीप ईयर चाहे ये वाला ऑर्डिनरी ईयर, आपके पास हमेशा 364 डेज़ में से 52 ट्यूसडे तो होंगे ही होंगे, कंपलसरी, मतलब ये है, फिक्स है। और अगर ऐसा आ जाए कि 52 ट्यूसडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि ये एक श्योर इवेंट है कि ये होगा ही होगा। करेक्ट है, इसमें आप कोई ऊपर नीचे नापा झूक नहीं कर सकते हैं। 52 ट्यूसडे होंगे। ठीक है, मैंडेटरी, क्योंकि 364 डेज़ आ रहा है। ऑर्डिनरी दिन होने के लिए कितना दिन एक और चाहिए? ऑर्डिनरी ईयर होने के लिए और कितने दिन चाहिए? 1 डे चाहिए, है ना। 365 डेज़ का होता है ईयर, तो 364 डेज़ तो कंप्लीट हो गए, जिसमें 52 ट्यूसडे आते ही हैं। अब वो एक दिन कुछ भी हो सकता है, वेदर इट इज़ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और, है ना, लास्ट तक आ जाएगा सैटरडे। तो ये इनमें से कुछ भी हो सकता है एक दिन। तो इसकी अगर ये वाला नंबर ट्यूसडे निकला तो ही हमारे पास 53 ट्यूसडे हो पाएंगे, राइट। हमें कितने चाहिए? 53 ट्यूसडे। अगर ये एक दिन ट्यूसडे निकला तभी 53 ट्यूसडे हो पाएंगे। अब ये एक दिन ट्यूसडे निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? तो देखो इसमें ट्यूसडे कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? हफ्ते में टोटल कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, और एक ट्यूसडे आ रहा है, तो 1/7 क्या हो जाएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस वाले दिन की ट्यूसडे होने की। वही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी
एक साल में 53 ट्यूसडे होने की। गॉट इट। आई होप इससे ज़्यादा और डीपली मैं नहीं समझा सकती। मैंने बहुत बेसिक से शुरू करके अच्छे से समझाने का ट्राई किया है। एक बार आप वापस वीडियो रिवाइंड करके देखें। गॉट इट। अगर वही बात लीप ईयर की आ जाए, है ना, लीप ईयर की बात आ जाए वही, तो हमारे 364 डेज़ तो होते ही हैं, जिसमें 52 ट्यूसडे आते हैं। लीप ईयर में एक्स्ट्रा 2 दिन बचे हैं क्योंकि 366 डेज़ होते हैं। अब ये 2 दिन कैसे भी हो सकते हैं, वेदर इट विल बी संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे और संडे, ये दोनों दिन कुछ भी हो सकते हैं इनमें से। तो 53 ट्यूसडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? दोनों में से, इन दोनों में से कोई एक पेयर होगा, है ना, सारे पेयर तो हो नहीं सकते। तो ट्यूसडे कितनी बार आ रहा है? एक तो इस पेयर में आ रहा है और एक इस वाले पेयर में आ रहा है। 2 बार ट्यूसडे यहाँ पर आ रहा है। ऐसा थोड़ी होता है कि ट्यूसडे के बाद कभी सैटरडे आ जाएगा, तो वो पेयर मैं यहाँ पर नहीं लिख सकती हूँ क्योंकि ये कंसेक्यूटिव चलते रहते हैं, ठीक है। तो 2 बार ट्यूसडे होने की, इधर कितनी बार आ गया? 2 बार ट्यूसडे आ गया। और टोटल कितने आउटकम्स बन गए हमारे? 7 आउटकम्स बन गए। तो एक लीप ईयर में 53 ट्यूसडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/7 प्रोबेबिलिटी है। क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? 2/7। गॉट इट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर देखो एक सवाल लिख रखा है जो मैंने आपको बोला था, इस तरीके से आ सकते हैं। नेचुरल नंबर 4 to 15 आर रिटन ऑन डिफरेंट स्लिप्स kept in a box mixed well. रेनू पिक्स अप, उसने एक उठाया, उसमें बिना देखे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट स्लिप बियर्स अ प्राइम नंबर? कि उस स्लिप में कितने प्राइम नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब आपने प्राइम नंबर ही नहीं पढ़ रखा होता तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व होता क्या? तो इसलिए सारे क्वेश्चन आपस में इंटरलिंक्ड भी होते हैं। अब आप बताओ, 4 से लेके 15 तक उसमें स्लिप है, तो टोटल स्लिप कितनी है? आप करोगे 15 - 4 तो 11 स्लिप है। आप लोग कोई तो बिना उसके सॉल्व करे ही 3/11 ठोक कर आओगे, जो कि शुद्ध रूप से क्या होगा? गलत होगा। अब कैसे होगा भाई? क्या करना होता है टोटल नंबर निकालने के लिए? ये नंबर माइनस ये नंबर तो आपने किया, पर उसमें +1 भी करना होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 11, और 11 + 1 टोटल कितनी स्लिप्स हो जाएगी? 12 स्लिप हो जाएगी। क्योंकि आप देखो, 4 में आपको पता है आप 11 जोड़ोगे तो 15 आ जाएगा, पर 4 नंबर की स्लिप भी तो उसी बॉक्स के अंदर है, समझे? 4 नंबर की स्लिप भी उसी बॉक्स के अंदर है, तो इस दैट्स वाई अपन ने +1 किया। तो टोटल कितनी है? 12 है। अब प्राइम नंबर कितने होते हैं 4 से 15 के बीच? तो 5, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, टोटल कितने होते हैं? 4। टोटल 4 प्राइम नंबर होते हैं, तो फेवरेबल आउटकम 4 हो गया। इसको कट करेंगे, कितना आएगा? 1/3। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो एकदम सावधानी से अपन को क्वेश्चन पढ़ना है एंड देन सॉल्व करना है, मज़े मज़े में टिक करके नहीं आना है। आई होप आपको समझ आया होगा अभी तक। उसके बाद देखो, ये तो बहुत लल्लू पल्लू क्वेश्चन है, इसको देखो आसानी से आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। 3 वाइट 2 ब्लू 5 रेड बॉल्स दे रखी है। 1 बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैक। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज़ नॉट रेड? बॉल रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमारे पास या तो वाइट बॉल आए या ब्लू बॉल आए, है ना। रेड नहीं चाहिए तो वाइट और ब्लू में से ही कोई आनी चाहिए। तो वाइट और ब्लू में से आएगी, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई यहाँ पर? 5 बॉल्स हो गई फेवरेबल, कि इधर वाइट में से आए और ब्लू में से आए। और टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 10 बॉल हो गई भाई, 5 और इधर 5, तो इधर कितना बन गया? 1/2 बन गया। तो दैट इज़ ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, कि बॉल रेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। ये सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। अपन सारे टॉपिक एक वीडियो में, मैंने सोचा था कवर अप कर लेंगे, बट सीटेट में थोड़ा और अपन को वास्ट पढ़ना पड़ता है इसलिए। बट इस वीडियो में जो भी पढ़ा है एकदम सिस्टमेटिक रूप से अच्छे तरीके से पढ़ा है अपन ने। सारे जो भी
टॉपिक्स मैंने बताए थे उसमें से कुछ कुछ कवर अप हुए हैं। मैं सोच रही हूँ अब बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वाला एक और मैं पार्ट बना दूँगी, उसके बाद और पार्ट नहीं बनाऊँगी। चिंता मत करो, 2 पार्ट तो एटलीस्ट 2 वीडियो तो आप देख सकते हो, है ना? क्योंकि ये वीडियो सही में बहुत लंबा हो रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी का पोर्शन था, मैं एक बार देख लेती हूँ और आगे। अब देखो रेशो वाला शुरू हो रहा है। अभी थोड़ा आप भी थक गए होगे, ठीक है? सो अभी आप थोड़ा रेस्ट करो, बाकी की वीडियो मैं और बाद में लेकर आ जाऊँगी, है ना? इसको अभी मेरे को बनाने में भी और अभी टाइम लगेगा, फिर इसको एडिट करना, फिर ज़्यादा मतलब इसको अपलोड करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे, ठीक है? तो ये वाली वीडियो पार्ट 1 है। बाकी के बचे हुए टॉपिक और जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी इस वीडियो में कवर अप नहीं हुए हैं, तो मैंडेटरी है कि आप सेकंड पार्ट देखो, जिसमें मैं अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन तीनों टॉपिक अच्छे से कवर करने वाली हूँ। और बचे हुए जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये भी मैं अच्छे से कवर अप करने वाली हूँ, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत एफर्ट्स करके, बहुत एनालिसिस करके बनाई है PDF। सो जैसा भी आपको लगा हो, गिव मी फीडबैक इन अ नाइस मैनर, ठीक है? कमेंट ज़रूर करना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना कि जो भी एंड मोमेंट स्ट्रेटजी या CTET के लिए पढ़ाई कर रहे हों, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।